कहीं कुछ अविश्वसनीय जानने की प्रतीक्षा कर रहा है। विज्ञान के महान संचारक कार्ल सेगन का ये जो उद्धरण है, मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा की भावना को पूरी तरह से दर्शाता है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो वैश्विक राजनीति के मंच पर इस वक्त सबसे आगे है, यूरोप का रणनीतिक संकट। हमारा ये जो विश्लेषण है, ये द हिंदू में छपे एक बहुत ही व्यावहारिक लेख पर आधारित है और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ज़रूरी है ही, पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना चाहता है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारा मिशन सिर्फ कुछ समाधानों की सूची बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि यूरोप एक ऐसे तूफान में कैसे फंस गया है जहां उसका पुराना कंपास, जो हमेशा अमेरिका की ओर इशारा करता था, अब शायद भरोसे के लायक नहीं रहा। तो सवाल ये है कि ये जहाज अब किस दिशा में जाएगा। और यूरोप के इस बेचैन माहौल को समझने के लिए मुझे लगता है यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख काजा कैलास की एक हालिया टिप्पणी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने मजाक में कहा कि शायद अब पीना शुरू करने का एक अच्छा समय है। अब ये भले ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा गया हो, पर ये उस गहरी चिंता को दिखाता है जो आज पूरे महाद्वीप में फैली हुई है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मजाक से कहीं ज्यादा है। ये तो एक तरह का एसओएस सिग्नल है, कह सकते हैं। देखिए, यूरोप ने दशकों से खुद को एक शांति के द्वीप के रूप में देखा है, एक ऐसी जगह जहां युद्ध वो अतीत की बात हो चुकी है। अब जब उसकी सीमाओं पर ही एक बड़ा युद्ध चल रहा है, तो ये जो आत्म छवि थी वो टूट रही है। और इसके साथ ही आप्रवासन और धुर दक्षिणपंथ के उदय जैसी जो आंतरिक चुनौतियां हैं, वो उसके उदार शक्ति की पहचान पर ही सवाल उठा रही हैं। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं है, ये एक तरह से अस्तित्व का संकट है। तो चलिए इस तूफान की जड़ तक चलते हैं। लेख के अनुसार यूरोप की इस बेचैनी का सबसे बड़ा कारण अमेरिका है। वही अमेरिका जो दशकों से नेटो के जरिए उसकी सुरक्षा की गारंटी रहा है। पर जब आपका सबसे बड़ा रक्षक ही अप्रत्याशित हो जाए, तो चिंता होना तो लाजमी है। हाँ। और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। लेख में पिछले साल म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भाषण का जिक्र है, या फिर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने का वो अजीब सा विचार। ये छोटी छोटी घटनाएं नहीं हैं, ये उस ट्रांस अटलांटिक साझेदारी की नींव में दरारें बिखाती हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। लेकिन इस स्थिति को और गहराई से देखें। यह सिर्फ एक भरोसेमंद दोस्त के चले जाने का डर नहीं है। डर इस बात का है कि कहीं वही दोस्त एक संभावित खतरा न बन जाए। जब आपका सुरक्षा कवच ही आपको असुरक्षित महसूस कराने लगे, तो ये पूरे महाद्वीप की रणनीतिक सोच को हिलाकर रख देता है। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो आप कह रहे हैं कि ये डर असल में एक छिपा हुआ अवसर हो सकता है? ज्यादातर लोग तो इसे सिर्फ एक नकारात्मक विकास के रूप में ही देखेंगे। अपनी दशकों पुरानी नींद से जगा सकती है। ये उसे अपनी रणनीतिक स्वायत्ता स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर रही है। ये एक ऐसा विषय था जिस पर पहले सिर्फ अकादमिक चर्चा होती थी। अच्छा। अब ये एक जरूरत बन गई है। तो एक तरह से ये तूफान यूरोप को एक नया मजबूत जहाज बनाने का मौका दे सकता है। तो अगर यूरोप को एक नया जहाज या कहें कि नया कंपास बनाना है, तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? लेख में सुझाया गया पहला कदम काफी क्रांतिकारी है और शायद कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला भी, कि यूरोप को अपना पुराना श्रेष्ठता का भाव यानी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स छोड़ना होगा। और ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। देखिए, यूरोप के लिए ये जो निश्चितता का अंत है, ये एक सदमे जैसा है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए, खासकर वैश्विक दक्षिण में, अनिश्चितता और अस्थिरता तो हमेशा से जीवन का हिस्सा रही है। उन्होंने कभी किसी एक महाशक्ति पर अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह भरोसा किया ही नहीं। उनके लिए ये जियोपॉलिटिक्स का सामान्य नियम है, कोई अपवाद नहीं। लेकिन क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? मेरा मतलब है, क्या यूरोप जिसका अपना एक इतना शक्तिशाली और औपनिवेशिक इतिहास रहा है, वो सच में अपने पूर्व उपनिवेशों से सीखने के लिए तैयार है? कहीं ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला अकादमिक विचार तो नहीं, इसमें बहुत सारा ऐतिहासिक बोझ जुड़ा हुआ है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन लेख का तर्क यह है कि ये आप कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। ये नैतिकता की बात नहीं बल्कि अस्तित्व की कला सीखने की बात है।
वैश्विक दक्षिण के देशों ने दशकों से बल्कि सदियों से मनमौजी और कभी-कभी अप्रत्याशित महाशक्तियों के बीच अपना रास्ता बनाने, अपने हितों को साधने और यहाँ तक कि फलने-फूलने की कला विकसित की है। ये एक तरह से भूमिकाओं का ऐतिहासिक उलटफेर है, जहाँ शिक्षक को अब छात्र बनना पड़ रहा है। और इसी सीखने की प्रक्रिया में दूसरा और शायद सबसे ठोस कदम आता है जो सीधे तौर पर भारत से जुड़ा है, बहुसंरेखन यानी मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रणनीति की पश्चिम में हमेशा ये कहकर आलोचना होती थी कि भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा या फेंस सिटिंग कर रहा है, आज वही उनके लिए एक सबक बन सकती है। बिल्कुल, ये तो सच में एक विडंबना है और इसकी दूरदर्शिता आज साफ दिख रही है। सबसे ताज़ा और शक्तिशाली उदाहरण यूक्रेन युद्ध है। उस संकट के चरम पर भी अमेरिका और रूस दोनों ही भारत को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये बहुसंरेखण की ही ताकत है। ये दिखाता है कि आपको दुनिया को हमारे दोस्त और हमारे दुश्मन इन दो खेमों में बांटने की जरूरत नहीं है। सही बात है। आप एक ही समय में कई अलग अलग शक्तियों के साथ रचनात्मक संबंध रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये रणनीति भारत जैसे एक देश के लिए काम करती है, पर यूरोप तो 27 देशों का एक संघ है। वहाँ हर देश के अपने राष्ट्रीय हित हैं, अपनी ऐतिहासिक दुश्मनियां हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं। क्या जर्मनी और फ्रांस, पोलैंड और हंगरी के साथ मिलकर एक सुर में बहुसंरेखण की भाषा बोल सकते हैं? यही इस रणनीति को अपनाने में यूरोप की सबसे बड़ी चुनौती है। जाहिर है वो भारत के मॉडल को हूबहू कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन लेख का सुझाव है कि यूरोप को इसके पीछे के दर्शन को समझना होगा। इस दर्शन को अद्वैतवाद से जोड़ा गया है। अब ये सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन इसका राजनीतिक अर्थ बहुत सरल है। इसे जरा सरल शब्दों में समझाइए। इसका मतलब है दूसरे को खुद से बिल्कुल अलग या दुश्मन के तौर पर ना देखना। ये हम बनाम वे, मतलब अस वर्सेस देम वाली जो पश्चिमी सोच है, उसके ठीक उलट है। वो सोच जो गठबंधन और सैन्य ब्लॉक्स पर आधारित है। अद्वैतवाद का मतलब है कि हर किसी के साथ संवाद का रास्ता खुला रखा जाए, भले ही आपके गहरे मतभेद हों। अच्छा। अपनी सीमाओं और रेड लाइंस को बनाए रखते हुए भी बातचीत बंद ना करना। ये एक रणनीतिक लचीलापन देता है जो आज की अनिश्चित दुनिया में बहुत कीमती है। ये तो हुई बाहर की दुनिया से सीखने की बात, लेकिन लेख ये भी साफ करता है कि यूरोप को सबसे बड़ी लड़ाई अपने घर के अंदर ही लड़नी होगी। यानी यूरोप बाहरी तूफान का सामना तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके अपने जहाज के अंदर ही बगावत का माहौल हो। बिल्कुल। और ये बगावत खास तौर पर आप्रवासन यानी इमिग्रेशन के मुद्दे पर दिखती है। यूरोप के कई देशों में ऐसे मुखर और शक्तिशाली राजनीतिक समूह उभर रहे हैं जो आप्रवासियों पर सख्त से सख्त रवैया अपनाना चाहते हैं, कुछ ट्रंप प्रशासन की तरह। हाँ, और ये यूरोप के उन उदार मूल्यों के लिए एक सीधी चुनौती है जिन पर वो गर्व करता है। बिल्कुल। और ये बहस कितनी ध्रुवीकृत हो चुकी है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का 2015 का वो वी शाफिनदास वाला शरण। हाँ, हम ये कर लेंगे। जी, उस समय माहौल ऐसा था कि अगर किसी ने शरणार्थियों के अनियंत्रित आगमन के जोखिमों पर सवाल उठाया तो उसे तुरंत मानवता विरोधी या नस्लवादी करार दे दिया जाता था। मतलब बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। विकरण का नतीजा देख रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि ये मुद्दा समाज को पहले से कहीं ज्यादा बांट रहा है। हाँ, और इसी पर लेख का निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप को अपने नैतिक आदर्शों को छोड़े बिना व्यवहारिक होना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यूरोप को हर बात पर खुद को नैतिकता का ठेकेदार समझने की आदत, यानी अपने मॉरल हाई हॉर्स से नीचे उतरना होगा। अच्छा। ये आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच एक नाजुक संतुलन खोजने की बात है, क्योंकि अगर इन आंतरिक समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो वो उसे अंदर से ही खोखला कर देंगी और फिर बाहरी चुनौतियों का सामना करने की ताकत ही नहीं बचेगी। सही बात है। तो बाहर की दुनिया से सीखने और अंदर की समस्याओं को सुलझाने के बाद लेख चौथे और अंतिम कदम पर आता है, जहाज को ही मजबूत बनाना। इसे लेख में सतर्क पुनः सैन्यीकरण, कॉशियस रीमिलिटराइजेशन कहा गया है, यानी अपनी सेना और रक्षा पर फिर से ध्यान देना। और हम ये होते हुए देख भी रहे हैं। हाँ, यूक्रेन पर हमले के बाद जर्मनी से लेकर पोलैंड तक कई देश अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं। लेकिन पुनः सैन्यीकरण, ये शब्द यूरोप के लिए बहुत भारी है। ये अपने साथ एक स्याह इतिहास लेकर आता है। और यही इस कदम का सबसे मुश्किल और खतरनाक पहलू है। यूरोप 2 विश्व युद्धों की आग में जल चुका है। सैन्यवाद और अनियंत्रित राष्ट्रवाद ने इस महाद्वीप को लगभग तबाह कर दिया था। इसलिए सिर्फ हथियार खरीदना और सेना बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो फिर इसका सुरक्षित तरीका क्या है?
सुरक्षित तरीका यह है कि सैन्यकरण के साथ साथ लोकतंत्र को भी हर स्तर पर मजबूत किया जाए। इसका मतलब है सेना पर मजबूत नागरिक नियंत्रण, पारदर्शी रक्षा सौदे और समाज के भीतर राष्ट्रवाद और सैन्यवाद पर एक खुली और आलोचनात्मक बहस। ये वापस हमारे तीसरे बिंदु से जुड़ता है, एक ऐसा समाज जो आप्रवासन जैसे मुश्किल मुद्दों पर स्वस्थ बहस नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसलिए संस्थागत सुरक्षा उपाय और सामाजिक संयम, ये दोनों मिलकर ही इस प्रक्रिया को सुरक्षित बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये लेख यूरोप को सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि एक आईना दिखा रहा है। एक ऐसा आईना जिसमें उसे अपनी पुरानी गलतियों के साथ साथ भारत जैसे देशों से सीखने का एक नया रास्ता भी नजर आता है। ये केवल रणनीति बदलने की बात नहीं है, ये अपनी पूरी सोच, अपने वर्ल्ड व्यू को बदलने की चुनौती है। संक्षेप में कहें तो श्रेष्ठता का भाव छोड़ो, लचीलापन अपनाओ, घर की समस्याओं को सुलझाओ और अपनी ताकत को सावधानी और लोकतंत्र के साथ बढ़ाओ। आपने इसे खूबसूरती से सारांशित किया और ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाती है। लेख का सुझाव है कि यूरोप भारत की रणनीतिक संस्कृति से सीखे, लेकिन क्या 27 अलग अलग जहाज़ों का एक बेड़ा जिनकी अपनी अलग अलग तारीख और गठबंधनों की आदतें हैं, वास्तव में अद्वैतवाद जैसा गैर द्वैतवादी कंपास अपना सकता है? या फिर जब तूफान बहुत तेज हो जाएगा तो वे अनिवार्य रूप से अपने पुराने हम बनाम वाह वाले खेमों में ही वापस चले जाएंगे? ये थी आज की हमारी गहन चर्चा। यूपीएससी अभ्यर्थियों और सभी जिज्ञासु श्रोताओं के लिए यदि ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे के प्रश्नों और विषयों के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली बार तक सोचते रहिए।